नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी की 61 फसलों की उच्च उपज देने वाली जलवायु अनुकूल और जैव सशक्त 109 उन्नत किस्में टिकाऊ खेती और उसमें जलवायु अनुकूल पद्धतियों को अपनाने पर पीएम का सदैव रहा है जोर। केंद्र सरकार की नमो ड्रोन परियोजना से जुड़कर महिलाएं बन रही हैं आत्मनिर्भर। छत्तीसगढ़ बिहान परियोजना से जुड़ी सीमा वर्मा और प्रतिमा वस्त्रकार ड्रोन से खेतों में नैनो यूरिया का कर रही है छिड़काव। इससे किसानों के समय और कृषि लागत में भी हो रही है बचत। और सरकार द्वारा व्यवस्थित सिंचाई की बदौलत असम के बड़े द्वीप माजुली में गन्ने की हुई है बड़ी अच्छी फसल। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि कीटनाशकों तक आसान पहुंच, बेहतर कनेक्टिविटी और तैयार बाजरा की मदद से अपनी उपज से भरपूर लाभ प्राप्त कर रहे हैं किसान। और मौसम विभाग का देश के कई हिस्सों में गरज के साथ बारिश का अनुमान। दिल्ली एनसीआर में बारिश का दौर जारी। हिमाचल में भूस्खलन से मंडी कुल्लू राजमार्ग प्रभावित। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में 61 फसलों की 109 उन्नत किस्में जारी की हैं। इनमें 34 खेती और 27 बागवानी फसलें हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में पीएम ने इनके बीज जारी किए और इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने किसानों और वैज्ञानिकों से बातचीत भी की। इन नई फसल किस्मों के महत्व पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कृषि में मूल्य संवर्धन के महत्व पर भी जोर दिया। किसानों ने कहा कि ये नई किस्में बेहद फायदेमंद होंगी क्योंकि ये उनके खर्च को कम करने में मदद करेंगी और पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेंगी। प्रधानमंत्री ने मोटे अनाज के महत्व पर चर्चा की और रेखांकित किया कि लोग कैसे पौष्टिक भोजन की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने प्राकृतिक खेती के फायदे और जैविक खेती के प्रति आम लोगों के बढ़ते विश्वास के बारे में भी बात की। पीएम ने इस बात का भी उल्लेख किया कि कैसे जैविक खाद्य पदार्थों का उपभोग और मांग बढ़ रही है। पीएम से संवाद के दौरान किसानों ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की और किसानों ने जागरूकता पैदा करने में कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा निभाई गई भूमिका की भी सराहना की। पीएम ने जो फसलें जारी की वो उच्च उपज देने वाली, जलवायु अनुकूल और जैव सशक्त हैं। पीएम ने जो बीज जारी किए हैं उनमें खेती की फसलों से जुड़े मोटे अनाज, चारा फसलें, तिलहन, दलहन, गन्ना और कपास आदि, जबकि बागवानी फसलों में फलों, सब्जियों, बागान फसलों, कंद फलों, मसालों, फूलों और औषधीय फसलों की किस्में शामिल हैं। गौरतलब है कि टिकाऊ खेती और उसमें जलवायु अनुकूल पद्धतियों को अपनाने पर पीएम का सदैव जोर रहा है। और देश में महिलाओं की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं और इन्हीं में ड्रोन दीदी योजना भी शामिल है। केंद्र सरकार की नमो ड्रोन परियोजना से महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। छत्तीसगढ़ की बिहान परियोजना से जुड़ी महिलाओं को इससे रोजगार के नए नए अवसर सुलभ हो रहे हैं। नमो ड्रोन योजना के तहत ग्राम पौंडी की सीमा वर्मा और चोर भट्टी कला की प्रतिमा वस्त्रकार सफलतापूर्वक ड्रोन चलाकर खेतों में नैनो यूरिया का छिड़काव कर रही हैं और इससे किसानों के समय और कृषि लागत की बचत हो रही है। इन महिलाओं से अन्य महिलाएं भी प्रेरित हो रही हैं। केंद्र सरकार की महिला सशक्तिकरण की इस योजना के तहत सीमा वर्मा और प्रतिमा वस्त्रकार को योजना के तहत ड्रोन दिया गया है। ड्रोन देने से पहले ग्वालियर में इन महिलाओं को 15 दिन का प्रशिक्षण दिया गया। महिलाओं ने बताया है कि ड्रोन के जरिए प्रति एकड़ में नैनो यूरिया के छिड़काव में 5 से 7 मिनट का समय लगता है, जिससे किसानों के समय और कृषि लागत की अभी तक 85 एकड़ में ड्रोन के माध्यम से छिड़काव कर 25,500 रुपए की आय अर्जित की गई है। 1 एकड़ में ड्रोन से छिड़काव का 300 रुपए लिया जाता है। बिलासपुर जिले के ग्राम बेलतरा की महिलाओं को राज्य शासन द्वारा ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ड्रोन दीदियों ने एक संगठन भी बनाया है और इस संगठन में 500 महिलाएं शामिल हैं।
द्वारा व्यवस्थित सिंचाई की बदौलत असम के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में बसे बड़े द्वीप माजुली में इस बार गन्ने की बड़ी अच्छी फसल हुई है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हरे भरे खेत, अच्छी उपज, माजुली में गन्ना किसान, व्यवस्थित सिंचाई, कीटनाशकों तक आसान पहुंच, बेहतर कनेक्टिविटी और तैयार बाजरा की मदद से अपनी उपज से भरपूर लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हमारे किसान आत्मनिर्भरता के युग की ओर बढ़ रहे हैं। और इस वीडियो भी शेयर किया है। नमस्कार, मैं श्री खबर हाजरिका মোৰ ঘৰ মাজুলী ডিষ্ট্ৰিক্ট কটক চাপৰি গাঁৱৰ পৰা এজন কৃষক। আমি প্ৰত্যেক 2000 চনৰ পৰা আমি কুঁহিয়াৰ খেতি লাগি আছোঁ ওতঃপ্ৰোতভাৱে। আৰু আমাৰ মাজুলী এগ্ৰিকালচাৰৰ তৰফৰ পৰা আমাক বহুতখিনি সহায় জনাইছে। যোৱা 3টা মাহৰ আগত আমি গোৱা ইলেকশ্যনৰ পৰাও এটা কুঁহিয়াৰ পাইছিলোঁ বৰাক বুলি, সেইটো আমি এতিয়া বৰ্তমান কৰিছোঁ। প্ৰত্যেক বছৰে আমি কুঁহিয়াৰ খেতিৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছোঁ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম বিপুল হাজৰিকা, গাঁও নতুন বোকা গাঁও। আমি আজি 15-20 বছৰে কুঁহিয়াৰ খেতি কৰি ভাল উৎপাদন পাই আছোঁ। লগতে পৰিয়াল পোহপালন দিবলৈও সুবিধা পাইছোঁ আৰু চৰকাৰেও আমাক যথেষ্ট সহায় কৰিছে। লগতে অনাগত দিনকেইটা যদি চৰকাৰে আৰু যথেষ্টখিনি সহায় দিয়ে, নথৈ আনন্দিত হ'ম। লগতে অসম চৰকাৰক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। और इन दिनों बरसात के मौसम में खरीफ फसलों में समय पर खरपतवार नियंत्रण नहीं होने से वायरस का अटैक बढ़ जाता है। और इसी के मद्देनजर राजस्थान के SKN कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर में सब्जियों में कीट रोग नियंत्रण एवं अच्छी उपज के लिए किसान खेतों की नियमित रूप से सफाई। प्रोफेसर बरलास सिंह ने कृषि विश्वविद्यालय के चतुर्थ वर्ष के विद्यार्थियों, कुलपति डॉक्टर बलराज सिंह ने फसलों में लगने वाले कीट रोग नियंत्रण जैविक उपाय सुझाए। और साथ ही उन्होंने बताया कि खरीफ फसलों में यदि समय पर नहीं किया गया तो वायरस का अटैक हो सकता है। प्रोफेसर बलराज सिंह ने बताया कि दिशा को देखते हुए रोग कीटों के नियंत्रण के लिए की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। डॉक्टर बलराज सिंह ने घातक कीटों के बारे में बताते हुए कहा कि बैगन में तना एवं फल छेदक और भिंडी में फल छेदक मुख्य चुनौतियां हैं, जिसका जैविक नियंत्रण टाइक्रोग्रामा से और वनस्पति नियंत्रण नीम के निबोली के बीज से मिश्रण से कर सकते हैं। डॉक्टर बलराज सिंह ने कहा कि फसलों में विषाणु से होने वाली बीमारियों को फैलने वाले कीटों में मुख्य रूप से सफ़ेद मक्खी, मोइला, थ्रिप्स और जैसिड, माइट और पत्ती हॉपर हैं, जिसका नियंत्रण जैविक रूप से किया जा सकता है। कुलपति ने कहा कि ग्रीन हाउस में सबसे बड़ी चुनौती माइट्स की है और जिसके नियंत्रण के लिए किसानों को माइटसाइड्स का स्प्रे करना चाहिए। डॉक्टर बलराज सिंह ने टमाटर की किस्मों की भी बात की और उन्होंने बताया कि अर्का रक्षक और अर्का अभेद किस्में पत्ती का मुड़ना और ब्लाइट और जीवाणु जुलसा से प्रतिरोधी हैं और साथ ही इनकी उपज 60 टन से 80 टन की है। डॉक्टर बलराज सिंह ने कीटनाशकों को कम करने और ज़्यादा से ज़्यादा जैविक और वनस्पतियां नियंत्रण पर जोर दिया, जो मृदा स्वास्थ्य, जलवायु स्वास्थ्य और मानव स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हैं। भारी बारिश और तूफान के कारण हिमाचल प्रदेश में हुए भूस्खलन से 288 सड़कों पर यातायात बंद है और इसके अलावा 5 नेशनल हाईवे पर भी आवाजाही रोकी गई है। और यही नहीं, 458 स्थान पर बिजली और 48 स्थान पर जल आपूर्ति सेवा भी बाधित हुई है। वहीं मंडी से कुल्लू जाने वाले NH21 पर आवाजाही पूरी तरह से अवरुद्ध है। हालिया जानकारी के अनुसार लाहौल और स्पीति, चंबा और सिरमौर जिले में भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ के कारण भारी नुकसान हुआ है। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। स्थानीय पुलिस ने निवासियों और यात्रियों को अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह दी है। और वहीं क्षेत्रीय मौसम कार्यालय ने हिमाचल के 5 जिलों कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में ऑरेंज अलर्ट के साथ चंबा, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर और शिमला जिलों के अलग अलग हिस्सों में कम से मध्यम बाढ़ के खतरे की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल में आंधी, तूफान और बारिश का दौर आगे भी जारी रहने
वाला है, तो वहीं 16 अगस्त तक दिल्ली एनसीआर के सहित उत्तराखंड, राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब एवं हरियाणा में भी मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। और उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते शनिवार रात को बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कमेड़ा में अवरुद्ध हो गया था, जिससे अब कर दिया गया है। और जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते बद्रीनाथ हाईवे सहित जनपद में कई मार्ग अवरुद्ध हो रहे हैं, और जिसके कारण तीर्थ यात्रियों व स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बीते 2 दिन से कमेड़ा में अवरुद्ध हो रहा है और एनएच द्वारा मार्ग से मलबा हटाने के बाद उसे पूर्ण रूप से सुचारू कर दिया गया है। गुजरात के सरदार सरोवर डैम का जलस्तर बढ़ने से नर्मदा नदी में पानी छोड़ा गया है, जिससे नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। सरदार सरोवर बांध के 5 गेट आज सुबह खोल दिए गए हैं और करीब 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से गरुड़ेश्वर के पास नर्मदा नदी पर बना गरुड़ेश्वर वेयर डैम ओवरफ्लो हो गया है। वहीं एहतियात के तौर पर नर्मदा नदी के आसपास के तटीय इलाकों में बसे गांवों को अलर्ट पर रखा गया है। और इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्ट कॉन्क्लेव और 34वें वार्षिक दिवस का आयोजन कल नई दिल्ली में किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एसपी सिंह बघेल सहित देश भर से आए पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के लीडर्स शामिल हुए। इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स के डायरेक्टर्स कॉन्क्लेव और 34वें वार्षिक दिवस का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। एक दिवसीय इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, एसपी सिंह बघेल सहित देश भर से आए उद्योग जगत के बिजनेस लीडर्स और पब्लिक सेक्टर के अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि देश की खुशहाली के लिए खेत खलिहानों के साथ ही उद्योगों का विकास भी जरूरी है। 60 साल से भारत के लोग सरकार चुनते थे और इंडिया के लोग सरकार चलाते थे। पिछले 10 साल में एक परिवर्तन आया है कि भारत के लोग सरकार चुन रहे हैं और भारत के लोग ही सरकार को चला रहे हैं, इसलिए ये भारत के मर्म को समझ पा रहे हैं। आपके ही द्वारा 11 नंबर से 10 साल में हम 5वीं अर्थव्यवस्था पर आए हैं और इस कार्यकाल में आपके ही सहयोग से प्रधानमंत्री का नेतृत्व, प्रधानमंत्री की गाइडेंस, प्रधानमंत्री की विल पावर और आपका विवेक, आपकी बुद्धि, आपका मेहनत, आपका डेडिकेशन तीसरे नंबर पर लेके आएगा। कार्यक्रम के समापन सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय कानून, न्याय और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि सरकार ने बहुत से ऐसे कानूनों को समाप्त कर दिया जो कि लोगों की परेशानी का कारण बनते थे। साथ ही पिछले 10 वर्षों में ईज ऑफ डूइंग के साथ ईज ऑफ लिविंग भी हुआ है। उन्होंने कहा कि देश में आपसी और पारिवारिक विवादों के निपटारे के लिए सरकार मीडिएटर नियुक्त कर रही है। पूरे देश में ये हमारे 1000 या 1500 ये हमारे मीडिएटर हैं जिनको हमने सेलेक्ट किया है। अब आने वाले समय में जो ये परिवार के लोग लड़ रहे हैं, ये लड़ाई कम हो जाएगी ऐसा मुझे पता है, क्योंकि अब जब मैंने बात की स्टेक होल्डर से तो उन्होंने कहा अगर आप अच्छा मीडिएटर हमें दे देंगे हम दोनों सहमत होंगे, लेकिन ऑप्शन दो। मैंने कहा 1000 का ऑप्शन दे रहे हैं, इस देश में 1000 ऑप्शन ये मीडिएटर हैं जो हमने सेलेक्ट कर लिए, उसको आप चुन लो, ये ठीक है, लेकिन उसकी बात मानना। बोला मानेंगे, तो बोला झगड़े समाप्त हो गए कि नहीं होंगे बताओ। इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स के डायरेक्टर जनरल अशोक कपूर ने बताया कि संस्थान देश भर में डायरेक्टर्स को ट्रेनिंग देने के साथ ही गुड गवर्नेंस पर भी काम कर रहा है। हमारा जो एम है, जो हमारा मोटो है, वो है बोर्ड रूम फंक्शनिंग को कैसे इम्प्रूव किया जाए और बोर्ड रूम फंक्शनिंग के लिए क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं बोर्ड रूम फंक्शनिंग में, उनको बोर्ड कॉरपोरेट डायरेक्टर्स को मेंटर किया जाए, उनको ट्रेन किया जाए, उनको अवेयर किया जाए कि आगे आगे के चैलेंजेस हैं। तो सब थीम हमारा था कंप्लायंस एंड इमर्जिंग इशू। कार्यक्रम में विभिन्न विषयों पर कई विशेष सत्रों का आयोजन किया गया, जिसमें विषय विशेषज्ञों और इंडस्ट्री लीडर्स ने विस्तार से अपनी अपनी बात रखी। कॉन्क्लेव में कई वरिष्ठ अधिकारियों एवं इंडस्ट्री लीडर्स को इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स के विशिष्ट फेलो अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। डीडी न्यूज के लिए दिल्ली से अजीत द्विवेदी की रिपोर्ट। और आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव।
देश की ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सेब की आवक सामान्य बनी हुई है। शनिवार को ज्यादातर मंडियों में सेब के सौदे उठापटक के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान सेब के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की पोरबंदर मंडी में 9 अगस्त को सेब का भाव रहा 12,600 रुपए। 10 अगस्त को इसके भाव में 900 रुपए का उछाल आया और भाव हो गया 13,500 रुपए। हालांकि हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सेब के भाव स्थिर रहे। यहाँ 9 और 10 अगस्त को सेब 9,000 रुपए पर बिका, जबकि जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में 9 अगस्त को सेब का भाव था 3,500 रुपए। 10 अगस्त को इसके भाव में 100 रुपए की गिरावट आई और भाव 3,400 रुपए पर आ गया। पंजाब मंडी में 9 अगस्त को सेब का भाव रहा 7,000 रुपए। 10 अगस्त को इसके भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला और भाव 7,000 रुपए पर बना रहा। उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी में शुक्रवार को सेब का भाव था 8,800 रुपए। शनिवार को इसके सौदे 150 रुपए लुढ़क कर 8,650 रुपए पर। घरेलू स्तर पर साल 2021-22 में सेब की पैदावार में बढ़ोतरी हुई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी अंतिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में सेब की पैदावार 25,89,000 टन हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब की उपज 22,76,000 टन हुई थी। यानी साल 2021-22 में सेब की पैदावार में तकरीबन 3 लाख टन की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य है। हाजिर भाव की बात करें तो शनिवार को धौराजी और इंदौर मंडी में गेहूं के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं बस्सी और राजकोट मंडी में नरमी रही, जबकि मेहरोनी मंडी में इस दौरान गेहूं के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की धौराजी मंडी में 9 अगस्त को लोकवान गेहूं का भाव रहा 2,675 रुपए। 10 अगस्त को इसके भाव में 1,380 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 4,055 रुपए प्रति क्विंटल। जबकि राजकोट मंडी में इस दौरान शरबती गेहूं के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 9 अगस्त को शरबती गेहूं का भाव था 2,710 रुपए। 10 अगस्त को इसके सौदे 5 रुपए लुढ़क कर 2,705 रुपए पर हुए। वहीं मंडी में 9 अगस्त को गेहूं का भाव रहा 2,630 रुपए। 10 अगस्त को इसके भाव में 260 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 2,890 रुपए। में शुक्रवार को गेहूं का भाव था 2,515 रुपए। शनिवार को इसके सौदों में 26 रुपए की गिरावट आई और भाव 2,489 रुपए पर आ गया। मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहां 9 और 10 अगस्त को गेहूं 2,500 रुपए पर बिका। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के प्रमुख कृषि फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है। पिछले कृषि वर्ष से जायद के मौसम को रबी मौसम से अलग कर दिया गया है और इसे तीसरे अग्रिम अनुमान में शामिल किया गया है। इसलिए क्षेत्रफल, उत्पादन और उपज के इस तीसरे अग्रिम अनुमान में खरीफ, रबी और जायद मौसम शामिल है। बात कुल गेहूं की पैदावार की करें तो साल 2023-24 के दौरान गेहूं की पैदावार 1,129,25,000 मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जो बीते साल गेहूं की उपज की तुलना में 23,71,000 मीट्रिक टन अधिक है। और अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम गुजरात में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मध्य गुजरात के किसान इस समय मिर्च, टमाटर और बैंगन की रोपाई जारी रखें। इसके अलावा यहां इस समय किसान मिट्टी में नमी का ध्यान रखते हुए अगेती और मध्य अवधि वाली अरहर की किस्मों की बुवाई करते रहें। मध्य गुजरात में ही केले के पौधों की रोपाई जारी रखें। उसके अलावा यहां इस समय खरीफ फसलों में निराई गुड़ाई के अलावा विरलीकरण और खाली जगहों को भरने का काम करें। वहीं उत्तरी गुजरात के किसान इस समय अरंडी के संकर किस्मों की बुवाई जारी रखें। यदि यहां के किसान
मूंगफली की गुच्छेदार किस्मों के साथ अरंडी की बुवाई अंतर फसल के रूप में करें तो एकल फसल की तुलना में ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। उत्तरी गुजरात में ही इस समय कपास, मूंगफली, मूंग और बाजरा में निराई गुड़ाई करें। यहीं मूंग में पौधों की सही संख्या बनाए रखने के लिए खाली जगहों को भरें। उत्तरी गुजरात में ही ये समय टमाटर, मिर्च, बैंगन और फूल गोभी की रोपाई के लिए भी उपयुक्त है। यहीं इस समय मूंगफली को रोगों से बचाएं। दक्षिण गुजरात में इस समय धान के खेतों में 2 से 3 सेंटीमीटर जलस्तर बनाए रखें। इसके अलावा धान की रोपाई के बाद 45 दिनों तक खेतों में हाथ से निराई करें और खेतों को खरपतवार मुक्त रखें। दक्षिणी गुजरात में ही इस समय किसान भिंडी, बैंगन, लोबिया और ग्वारफली के अलावा कद्दू वर्गीय सब्जियों की तुड़ाई करते रहें। यहीं गन्ने की रोपाई के 6, 7 और 8 महीने बाद गन्ने की सूखी पत्तियों को हटाएं और उन पत्तियों से ही मल्चिंग करें। इसके अलावा गन्ने को तेज हवा या बारिश से बचाने के लिए बांस से सहारा दें या गन्ने को गुच्छों में बांध दें। सौराष्ट्र और कच्छ में अरहर की बुवाई का काम पूरा कर लें। इसके अलावा यहाँ मिर्च, टमाटर और बैंगन की रोपाई करें। यहाँ के अमरेली और देवभूमि द्वारका जिलों में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए अगर जरूरत पड़े तो तिल और बाजरे की फिर से बुवाई करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। मैदानी भागों में गर्मी की फसल की बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले खेत से खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें और जमीन को समतल कर लें। बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो जबकि सामान्य किस्मों के 6 से 8 किलो बीज लें। हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश की जरूरत होती है। सभी उर्वरक के रूप में यानी बोते समय ही दें। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने पर 5वें दिन पानी देते रहें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दें। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में तैयार की हैं, जैसे पूसा समृद्ध दिल्ली और एनसीआर के लिए है। 1 हेक्टेयर में 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 हरियाणा और दिल्ली, इसके अलावा उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। हमला हो सकता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। छिड़काव मौसम साफ रहने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए वरना दवा असर नहीं करेगी। जरूरत के हिसाब से दवा की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस पार्टी के रवैये पर सवाल उठाए। मायावती ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आरक्षण के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी को श्रेय देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में इसका सारा श्रेय बाबा साहेब अम्बेडकर को जाता है। मेरठ से भाजपा सांसद अरुण गोविल ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर चिंता जताई। कहा कि जो भी हो रहा है वह असहनीय है।
बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने भी बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले को लेकर दुख जताया। कहा कि बांग्लादेश की नई सरकार हिंसा को रोकने और अपने लोगों की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकियों को ढूंढने के लिए सेना का सर्च ऑपरेशन। शनिवार को अनंतनाग में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 जवान हो गए थे शहीद। पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर की हत्या के खिलाफ कोलकाता से लेकर दिल्ली तक डॉक्टरों ने किया प्रदर्शन। IMA की 48 घंटे के भीतर ठोस कार्रवाई की मांग। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने दी चेतावनी। कहा कि अगर 48 घंटे के भीतर दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो करेंगे देशव्यापी विरोध प्रदर्शन। मोदी सरकार के हर घर तिरंगा अभियान को लेकर सफल बनाने के लिए योगी सरकार पूरी तरह से है प्रतिबद्ध। इस बार भाजपा ने उत्तर प्रदेश में लगभग 5 करोड़ झंडे फहराने का लक्ष्य तय किया। विश्व प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने हर घर तिरंगा थीम पर आधारित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रेस से बनी 8 फीट ऊंची कलाकृति बनाई। बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में टफ मैन हाफ मैराथन 2024 को हरी झंडी दिखाई। मैराथन में हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का शनिवार को हरियाणा में गुरुग्राम में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 93 वर्ष के थे। प्रधानमंत्री ने पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह के निधन पर शोक प्रकट किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर नटवर सिंह के निधन पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि कूटनीति और विदेश दुनिया में समृद्ध उनका योगदान रहा है। भारतीय नौसेना के 1389 अग्निवीरों ने INS पोर्टल से पास आउट होकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। महिला अग्निवीर शामिल थी। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।